मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ का। मित्रों, अब तक उपन्यास माँ के मैं 53 भाग तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए उपन्यास माँ के भाग 54 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। सिजो ने बेंच पर अपनी जगह बैठते हुए बुदबुदाकर कुछ कहा। क्या हुआ? माँ ने पूछा। कोई खास बात नहीं, लोग बेवकूफ हैं। घंटी बजी। किसी ने निरपेक्ष भाव में घोषणा की, जज आ रहे हैं। जजों ने फिर लाइन लगाकर कमरे में प्रवेश किया और अपनी अपनी जगहों पर उसी क्रम से बैठ गए जैसे पहले बैठे थे। जजों के आते ही सब लोग एक बार फिर खड़े हो गए। कैदियों को उनकी जगहों पर पहुंचाया गया। जरा कलेजा थाम कर बैठो, सिजोन ने मंद स्वर में कहा। सरकारी वकील बोलने जा रहे हैं। माँ किसी भयानक बात की नई आशंका से अपना पूरा शरीर आगे झुकाकर ध्यान से सुनने लगी। सरकारी वकील जजों के बगल में उनकी तरफ मुंह किए एक कोहनी मेज पर टिकाए खड़ा था। गहरी सांस लेकर और अपना दाहिना हाथ घुमाकर वह बोलने लगा। उसके पहले शब्द माँ को ठीक से सुनाई नहीं दिए। उसकी आवाज़ मोटी और प्रवाहमय थी, पर प्रवाह की गति में असमानता थी। कभी तेज हो जाती थी, कभी धीमी। थोड़ी देर तक तो शब्द धीरे धीरे और समान गति से आते रहते थे, जैसे कोई बड़ी मेहनत से टप्पे डाल रहा हो, और फिर सहसा वे दल बांधकर इस तरह गूंज उठते जैसे गुड़ पर मक्खियां भिनभिनाती हैं। पर माँ को इन शब्दों में कोई भयानक बात प्रतीत नहीं हुई। ये शब्द, जो बर्फ की तरह सर्द और राख की तरह बेरंग थे, कमरे के वातावरण में तैर रहे थे और धीरे धीरे उसमें एक ऐसी वस्तु का संचार कर रहे थे जो बहुत बारीक सूखी धूल की तरह अरुचिकर थी। यह भाषण, जिसमें इतना प्रवाह होते हुए भी भावनाओं का सर्वथा अभाव था, पावेल और उसके साथियों के कानों तक मानो पहुंच ही नहीं रहा था। कम से कम उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। वे वहां पहले की तरह ही निश्चिंत भाव से बैठे थे, चुपके चुपके आपस में बातें कर रहे थे। कभी कभी मुस्कुरा देते और कभी अपनी हंसी छुपाने के लिए त्योरियां चढ़ा लेते। झूठ बोलता है, सिजो ने दबी जबान में कहा। माँ इस विषय में निश्चय के साथ कुछ न कह सकती थी। सरकारी वकील बिना किसी अपवाद के सभी कैदियों पर आरोप लगा रहा था। पावेल के बारे में कह चुकने के बाद उसने फ्योदोर के बारे में बोलना शुरू किया, और जब वह फ्योदोर के बारे में सब कुछ कह चुका तो उसने बुकिन की खबर लेना शुरू किया। ऐसा प्रतीत होता था कि वह एक एक करके उनको बड़ी विधि से एक थैले में रखता जा रहा है, पर उसके शब्दों के शाब्दिक अर्थ से माँ संतुष्ट नहीं थी। इन शब्दों को सुनकर न वह उत्तेजित हो रही थी, न भयभीत थी। उसके हृदय में अभी तक किसी भयावह चीज की आशंका बनी हुई थी, और वह इन शब्दों के परे उसके चेहरे में, उसकी आंखों में, उसकी आवाज में, उसके उस सफेद हाथ में जिसे वह लगातार बड़े अंदाज से हिला रहा था, उस भयावह वस्तु को खोजने लगी। वहां कोई भयावह चीज थी जरूर। माँ जानती थी कि वह है, पर अपने हृदय की चेतावनी के बावजूद वह उसे पकड़ नहीं पा रही थी, उसकी व्याख्या नहीं कर पा रही थी। उसने जजों की तरफ देखा। वे सरकारी वकील के भाषण से ऊब गए थे। उनके निष्प्राण, बेरंग और पीले चेहरों पर कोई भाव व्यक्त नहीं हो रहा था। सरकारी वकील के शब्दों से एक अदृश्य कुहरा सा छा गया। यह कुहरा जजों के चारों तरफ बहुत घना हो गया था, और उसने उन्हें उदासीनता और शैथिल्यपूर्ण प्रतीक्षा के बादलों में छुपा लिया था। बड़ा जज लकड़ी की तरह सीधा तनकर बैठा हुआ था, और थोड़ी थोड़ी देर बाद उसकी ऐनक के पीछे वाले दो बेरंग धब्बे
द्रवीभूत होकर उसकी मुखाकृति के विवर्ण विस्तार में घुल मिल जाते थे। इस निश्चेत उदासीनता, इस भावहीन विरक्ति को देखकर माँ के मन में बरबस यह प्रश्न उठता था, क्या ये लोग सचमुच इंसाफ करने बैठे हैं? यह प्रश्न उठते ही उसका हृदय संकुचित हो उठा। धीरे धीरे उसके हृदय से सारा भय निचुड़ गया और उसमें केवल ठेस की एक तीव्र भावना बाकी रह गई। सरकारी वकील का भाषण अचानक समाप्त हो गया। उसने भाषण समाप्त करते हुए कुछ टप्पे और मारे और जजों की तरफ बड़े सम्मान से झुककर बैठ गया और अपने हाथ मलने लगा। मार्शल ऑफ द नोबिलिटी ने उसकी तरफ देखकर सिर हिलाया और अपनी आंखें नचाने लगा। मेयर ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और जिलाधीश बैठा अपनी तोद को घूरता रहा और मुस्कुराता रहा। यह बात स्पष्ट थी कि जज उसके भाषण से खुश नहीं थे। उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। अब बूढ़े ने कागज अपनी आंखों के पास, बहुत पास लाकर कहना शुरू किया, अदालत फेदोसेव, मार्को और जगारो के वकील का बयान सुनेगी। वह वकील जिसे माँ ने निकोलाई के घर पर देखा था उठकर खड़ा हुआ। उसका चेहरा चौड़ा और हंसमुख था। उसकी छोटी छोटी आंखें इस तरह चमकती थीं मानो उसकी लाल भौं के नीचे से दो तेज छुरियां बाहर निकली हुई हों, जो कैंचियों की तरह हवा को काट रही थी। वह ऊंचे स्वर में साफ साफ और बड़े इत्मीनान से बोल रहा था, पर माँ उसका भाषण समझ नहीं सकी। सिजो ने चुपके से माँ के कान में कहा, समझी? उसने कहा कि कैदी उस वक्त अपने होश में नहीं थे। मेरा फ्योदोर तो ऐसा नहीं मालूम होता। माँ इतनी क्षुब्ध थी कि वह कोई उत्तर न दे सकी। उसकी ठेस की भावना बढ़ती गई, यहां तक कि वह उसके दिल पर एक बोझ बन गई। अब उसकी समझ में साफ आ रहा था कि उसने न्याय की आशा की थी। उसे आशा थी कि उसके बेटे और उस पर आरोप लगाने वालों के बीच बड़ी ईमानदारी से फैसला किया जाएगा। उसे आशा थी कि जज उससे बड़ी देर तक और बहुत ध्यान देकर यह मालूम करने का प्रयत्न करेंगे कि किन भावनाओं ने उसे ऐसा करने को प्रेरित किया, कि वे उसके समस्त विचारों और कर्मों को पैनी दृष्टि से जांचेंगे और जब वे सच्चाई को देखेंगे तो वे न्याय प्रियता के साथ ऊंचे स्वर में घोषणा करेंगे, यह आदमी सही है। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत होता था कि अभियुक्तों और जजों के बीच एक अपार दूरी थी और यह स्पष्ट था कि कैदियों के लिए ये जज बिल्कुल बेकार थे। अपनी थकान के कारण माँ को मुकदमे की कार्रवाई में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई और जो कुछ वहां कहा जा रहा था उसे वह अब सुन भी नहीं रही थी। मुकदमा इसी को कहते हैं, उसने झुंझलाकर अपने मन में सोचा। कस कस के लगाए जाओ, सिजो ने प्रशंसा के भाव से दबे स्वर में कहा। इस समय एक दूसरा वकील बोल रहा था। वह एक छोटे से डिलडौल का आदमी था। नाक नक्शा बहुत उभरा हुआ, चेहरे का रंग पीला, ऐसा मालूम होता था कि मुंह चिढ़ा रहा है। जज बीच बीच में उसे टोकते जा रहे थे। सरकारी वकील सहसा क्रोध में आकर उछल खड़ा हुआ और उसने अदालत की कार्रवाई के बारे में कुछ कहा, जिस पर बूढ़े जज ने उसे धीरे से मना लिया। वकील बड़े सम्मान से सिर झुकाए सुनता रहा और फिर उसने अपना भाषण जारी रखा। बात की तह तक पहुंचो, सिजो ने कहा। वकील के तीक्ष्ण आरोप इन मोटी खाल वाले जजों पर छुरी की तरह वार कर रहे थे। श्रोताओं की उत्तेजना बढ़ती जा रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि उसके वाक्य चातुर्य के तीखे प्रहार का मुकाबला करने के लिए तीनों जज मुंह लटकाए उदास उदास से एक दूसरे से सटे बैठे थे। इसके बाद पावेल उठकर खड़ा हुआ और कमरे में बिल्कुल खामोशी छा गई। माँ आगे झुककर सुनने लगी। पावेल बड़े शांत भाव से बोल रहा था। पार्टी के एक सदस्य की हैसियत से मैं केवल अपनी पार्टी के फैसले को ही मानता हूं, इसलिए मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन अपने साथियों के कहने पर, जिन्होंने भी अपनी सफाई में कुछ कहने से इनकार कर दिया है,
मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें समझाने की कोशिश करूंगा जिन्हें आप नहीं समझ सकते। सरकारी वकील ने कहा है कि सामाजिक जनवाद के झंडे के नीचे हमारा प्रदर्शन शासन सत्ता के खिलाफ विद्रोह था, और उसने हमेशा हमें इस नज़र से देखा है कि हम जार का तख्ता उलटने की कोशिश कर रहे थे। मैं इस बात को साफ कर देना चाहता हूं कि हम जार के निरंकुश शासन को एकमात्र बंधन नहीं समझते जिसने हमारे देश को जकड़ रखा है। यह केवल पहली जंजीर है जिससे अपने देश की जनता को मुक्त कराना हमारा कर्तव्य है। पावेल अपने दृढ़ स्वर में बोलता रहा और कमरे में निस्तब्धता और गहरी होती गई। ऐसा प्रतीत होता था कि वह कमरा बड़ा होता जा रहा है और पावेल का कद कुछ और बढ़ गया है और वह सब पर छाया हुआ है। जज कुछ बेचैन होकर अपनी कुर्सियों पर पहलू बदल रहे थे। मार्शल ऑफ द नोबेलिटी ने उस उदासीन सूरत वाले जज के कान में कुछ कहा और उसने सिर हिलाकर बूढ़े जज के दाहिने कान में कुछ कहा, और इसी समय उस बीमार सूरत वाले जज ने उसके बाएं कान में कुछ कहा। दाहिने बाएं दोनों तरफ डोलने से झुझलाकर बूढ़े जज ने ऊंचे स्वर में कुछ कहा, पर पावेल के भाषणों के पाटदार तथा सुगम प्रवाह में उसकी आवाज डूबकर रह गई। हम समाजवादी हैं, इसका मतलब है कि हम निजी संपत्ति के खिलाफ हैं। निजी संपत्ति की पद्धति समाज को छिन्न भिन्न कर देती है, लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बना देती है, लोगों के परस्पर हितों में एक ऐसा द्वेष पैदा कर देती है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। इस द्वेष को छुपाने या न्याय संगत ठहराने के लिए वह झूठ का सहारा लेती है, और झूठ, मक्कारी और घृणा से हर आदमी की आत्मा को दूषित कर देती है। हमारा विश्वास है कि वह समाज जो इंसान को केवल कुछ दूसरे इंसानों को धनवान बनाने का साधन समझता है, अमानुषिक है और हमारे हितों के विरुद्ध है। हम ऐसे समाज की झूठ और मक्कारी से भरी हुई नैतिक पद्धति को स्वीकार नहीं कर सकते। व्यक्ति के प्रति उसके रवैये में जो बेहयाई और क्रूरता है, उसकी हम निंदा करते हैं। इस समाज ने व्यक्ति पर जो शारीरिक तथा नैतिक दासता थोप रखी है, हम उसके हर रूप के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और लड़ेंगे। कुछ लोगों के स्वार्थ और लोभ के हित में इंसानों को कुचलने के जितने साधन हैं, हम उन सब के खिलाफ लड़ेंगे। हम मजदूर हैं, हम वे लोग हैं जिनकी मेहनत से बच्चों के खिलौने से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों तक दुनिया की हर चीज़ तैयार होती है। फिर भी हमें ही अपनी मानवोचित प्रतिष्ठा की रक्षा करने के अधिकार से वंचित रखा जाता है। कोई भी अपने निजी स्वार्थ के लिए हमारा शोषण कर सकता है। इस समय हम कम से कम इतनी आज़ादी हासिल कर लेना चाहते हैं कि आगे चलकर हम सारी सत्ता अपने हाथों में ले सकें। हमारे नारे बहुत सीधे साधे हैं। निजी संपत्ति का नाश हो, उत्पादन के सारे साधन जनता की संपत्ति हों, सत्ता जनता के हाथ में हो, हर आदमी को काम करना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि हम विद्रोही नहीं हैं। और धीरे धीरे अपनी बालों में उंगलियां फेरने लगा। उसकी नीली आंखों की चमक पहले से बहुत बढ़ गई थी। मैं तुमसे कहता हूं कि बस मतलब भर की बात कहो, बूढ़े ने जोर से स्पष्ट स्वर में कहा, और पावेल की ओर मुड़कर देखा। माँ की कल्पना में यह बात आई कि उस जज की निस्तेज बाईं आंख में लोलुपता और कुत्सा की चमक थी। तीनों जज उसके बेटे को देख रहे थे। उसकी नज़रें उसके चेहरे पर जमी हुई थी। ऐसा मालूम होता था कि वे अपनी पैनी नज़रों से उसकी शक्ति चूस ले रहे हैं। वे उसके खून के प्यासे लग रहे थे, मानो इससे उनके शक्तिहीन शरीर में फिर से जान आ जाएगी। परंतु पावेल अपना लंबा चौड़ा बलिष्ठ शरीर लिए साहस के भाव से सीधा तन कर खड़ा था और अपना हाथ उठाकर कह रहा था, हम क्रांतिकारी हैं और उस वक्त तक क्रांतिकारी रहेंगे जब तक इस दुनिया में यह हालत रहेगी कि कुछ लोग सिर्फ हुक्म देते हैं और कुछ लोग सिर्फ काम करते हैं। हम उस समाज के खिलाफ हैं जिसके हितों की रक्षा करने की आप जज लोगों को आज्ञा दी गई है। हम उसके कट्टर दुश्मन हैं और आपके भी, और जब तक इस लड़ाई में हमारी जीत न हो जाए, हमारी और आपकी कोई सुलह मुमकिन नहीं है।
और हम मजदूरों की जीत यकीनी है। आपके मालिक उतने ताकतवर नहीं हैं जितना कि वे अपने आप को समझते हैं। वही संपत्ति जिसे बटोरने और जिसकी रक्षा करने के लिए वे अपने एक इशारे पर लाखों लोगों की जान कुर्बान कर देते हैं। वही शक्ति जिसकी बदौलत वे हमारे ऊपर शासन करते हैं, उनके बीच आपसी झगड़ों का कारण बन जाती है और उन्हें शारीरिक तथा नैतिक रूप से नष्ट कर देती है। संपत्ति की रक्षा करने के लिए उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। असल बात तो यह है कि आप सब लोग जो हमारे मालिक बनते हैं, हमसे ज़्यादा गुलाम हैं। हमारा तो सिर्फ शरीर गुलाम है, लेकिन आपकी आत्माएं गुलाम हैं। आपके कंधे पर आपकी आदतों और पूर्व धारणाओं का जो जुआ रखा है, उसे आप उतार कर फेंक नहीं सकते, लेकिन हमारी आत्मा पर कोई बंधन नहीं है। आप हमें जो जहर पिलाते रहते हैं, वह उन जहरमार दवाओं से कहीं कमज़ोर होता है जो आप हमारे दिमागों में अपनी मर्जी के खिलाफ उड़ेलते रहते हैं। हमारी चेतना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और सबसे अच्छे लोग, वे सभी लोग जिनकी आत्माएं शुद्ध हैं, हमारी ओर खींचकर आ रहे हैं। इनमें आपके वर्ग के लोग भी हैं। आप ही देखिए, आपके पास कोई एक ऐसा आदमी नहीं है जो आपके वर्ग के सिद्धांतों की रक्षा कर सके। आपके वे सब तर्क खोखले हो चुके हैं जो आपको इतिहास के न्याय के घातक प्रहार से बचा सके। आप में नए विचारों को जन्म देने की क्षमता नहीं रह गई है। आपकी आत्माएं निर्जन हो चुकी हैं। हमारे विचार बढ़ रहे हैं, अधिक शक्तिशाली होते जा रहे हैं। वे जन साधारण में प्रेरणा फूंक रहे हैं और उन्हें स्वतंत्रता के संग्राम के लिए संगठित कर रहे हैं। यह जानकर कि मजदूर वर्ग की भूमिका कितनी महान है, सारी दुनिया के मजदूर एक महान शक्ति के रूप में संगठित हो रहे हैं। नया जीवन लाने की जो प्रक्रिया चल रही है, उसके मुकाबले में आपके पास क्रूरता और बेहाई के अलावा और कुछ नहीं है। परंतु आपकी बेहाई बहुत भोंडी है और आपकी क्रूरता से हमारा क्रोध और बढ़ता है। जो हाथ आज हमारा गला घोटने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वहीं कल साथियों की तरह हमारे हाथ थाम लेने को आगे बढ़ेंगे। आपकी शक्ति धन बढ़ाते रहने की मशीनी शक्ति है और उसने आपको ऐसे दलों में बांट दिया है जो एक दूसरे को खा जाना चाहते हैं। हमारी शक्ति सारी मेहनत का जनता की एकता और निरंतर बढ़ती हुई चेतना की जीवन शक्ति है। आप लोग जो कुछ करते हैं वह पापियों का काम है, क्योंकि वह लोगों को गुलाम बना देता है। आप लोगों के मिथ्या प्रचार और लोभों ने पिशाचों और राक्षसों की एक अलग दुनिया बना दी है, जिसका काम लोगों को डराना धमकाना है। हमारा काम जनता को इन पिशाचों से मुक्त कराना है। आप लोगों ने मनुष्य को जीवन से अलग करके उसे नष्ट कर दिया है। समाजवाद आपके हाथों टुकड़े टुकड़े की गई दुनिया को जोड़कर एक महान रूप देता है और यह होकर रहेगा। पावेल रुका और उसने एक बार फिर ज्यादा जोर देकर पर धीमे स्वर में कहा, यह होकर रहेगा। जज आपस में कानाफूसी करने और तरह तरह के मुंह बनाने लगे, पर उन्होंने अपनी ललचाई हुई नजरें पावेल के चेहरे पर से नहीं हटाई। मां को ऐसा लगा कि वे अपनी वक्र दृष्टि से, जिसमें पावेल के स्वास्थ्य और बल तथा स्फूर्ति के प्रति ईर्ष्या भरी हुई थी, उसके बलिष्ठ शरीर को विषाक्त कर रहे हैं। कैदी अपने साथी का भाषण बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उनके चेहरों का रंग यद्यपि पीला था, पर उनकी आंखें हर्ष से चमक रही थी। मां अपने बेटे के शब्दों को अमृत की बूंदों की तरह पी रही थी और वे उसके मस्तिष्क पर इस प्रकार अंकित हो गए मानो किसी ने वे पंक्तियां उसके मस्तिष्क पर गर्म लोहे से दाग दी हों। कई बार किसी न किसी बात के स्पष्टीकरण के लिए बूढ़े जज ने पावेल को बीच में टोका और एक बार तो वह उदास भाव से मुस्कुराया भी। पावेल हर बार रुक जाता, पर फिर शांत दृढ़ता के साथ बोलने लगता, जिसके कारण लोग उसकी बात सुनने पर बाध्य होते। उसकी इच्छा शक्ति ने जजों की इच्छा शक्ति को अपने वश में कर लिया था, परंतु आखिरकार बूढ़ा जज हाथ उठाकर कुछ चिल्लाया। इस पर पावेल के स्वर में किंचित व्यंग का पुट आ गया। मैं बस खत्म ही कर रहा हूं। मैं आपकी निजी भावनाओं को
कोई ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, बल्कि इसके विपरीत जब मैं यहाँ बैठा अपनी इच्छा के विरुद्ध आपके इस ढोंग को देख रहा था, जिसे आप मुकदमा कहते हैं, तो मुझे आपके साथ बड़ी हमदर्दी होने लगी। आखिरकार आप भी इंसान हैं, और किसी भी इंसान को, चाहे वो हमारे लक्ष्य का दुश्मन ही क्यों न हो, पाशविक बल की सेवा में इतने लज्जास्पद ढंग से पतित होते देखकर, मानव सम्मान की भावना से इतना पूर्णतः वंचित देखकर बड़े अपमान का अनुभव होता है। यह कहकर वह जजों की तरफ देखे बिना बैठ गया, पर मां दम साधे उन्हें देखती रही। कसकर पावेल का हाथ दबाते समय अंद्रेई का चेहरा खिल उठा। समोइलो, माजिन और दूसरे अभियुक्त उसकी तरफ आगे झुके और उनके इस प्रशंसा के व्यवहार पर पावेल कुछ शर्मा कर मुस्कुरा दिया। उसने मां की ओर देखकर इस भाव से सिर हिलाया, मानो पूछ रहा हो, तुम संतुष्ट हो? मां ने एक हर्ष भरी आह से उसका उत्तर दिया और उसके चेहरे पर ममता की एक लहर दौड़ गई। अब असली मुकदमा शुरू होता है, सिजो ने मंद स्वर में कहा। उसने बहुत खरी खरी सुना दी है, क्यों है ना? मां ने बिना कुछ उत्तर दिए सिर हिला दिया। उसे इस बात की खुशी थी कि उसका बेटा इतना निडर होकर बोला था। शायद उसे इस बात की और भी ज्यादा खुशी थी कि उसने अपना भाषण समाप्त कर लिया था, परंतु एक प्रश्न उसके मस्तिष्क को निरंतर कोचता रहा, अब वे क्या करेंगे? मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ के भाग 54 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास माँ के भाग 55 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। उसके बेटे ने कोई ऐसी बात नहीं कही जो माँ के लिए नई रही हो। माँ उसके सभी विचारों से भली भांति परिचित थी, पर यहाँ अदालत के सामने पहली बार उसे आभास हुआ कि उसका बेटा जिस विचारधारा का अनुयायी है, उसमें कितना विचित्र आकर्षण है। पावेल के गंभीर तथा शांत स्वर पर माँ को आश्चर्य हुआ, और उसका भाषण तो उसके लिए एक ऐसे चमकदार सितारे की तरह था जो अपने ध्येय के प्रति उसकी आस्था और अंततः अपने विजय के प्रति उसके विश्वास का प्रतीक था। माँ सोच रही थी कि अब जज लोग उससे गर्मा गर्म बहस छेड़ देंगे, क्रोधपूर्वक उसकी हर बात का खंडन करेंगे और स्वयं अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। लेकिन इसके बजाय अंद्रेई उठा और कुछ झूम कर उसने भवें तान कर जजों की तरफ देखा और बोला, माननीय वकीलों, तुम जजों से बात कर रहे हो, वकीलों से नहीं। उस बीमार सूरत वाले जज ने क्रुद्ध होकर ऊंचे स्वर में कहा। मां ने अंद्रेई के चेहरे पर शरारत का भाव देखा। उसकी मूछें फड़क रही थी और उसकी आंखों में वही चिर परिचित बिल्लियों की आंखों जैसी चमक थी। उसने अपने पतले लंबे हाथ से अपना सिर जोर से रगड़ा और एक आह भरी। अच्छा, यह बात है, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप जज नहीं, केवल वकील हैं। मैं कहता हूं मतलब की बात करो, बूढ़े ने रुखाई से कहा। मतलब की? अच्छी बात है, तो मान लीजिए मैं थोड़ी देर को इस बात पर यकीन कर लेता हूं कि आप लोग सचमुच जज हैं, मान मर्यादा और स्वतंत्र विचार वाले लोग हैं। अदालत को तुम्हारी सनद की जरूरत नहीं है। सच? खैर, मैं तो अपनी बात जारी रखता हूं। अच्छा, तो मान लीजिए आप लोग निष्पक्ष हैं। आप पहले से किसी के बारे में कोई राय नहीं कायम करते। आपके दिल में तेरा और मेरा बिल्कुल नहीं है। आपके सामने दो आदमी लाए जाते हैं। एक कहता है इसने मुझे लूटा है और मारते मारते मेरा कचूमर निकाल दिया है। दूसरा कहता है मुझे लोगों को लूटने और मारते मारते उनका कचूमर निकाल देने का अधिकार है, क्योंकि मेरे हाथ में बंदूक है। क्या तुम्हें मतलब की कोई बात नहीं कहनी है? बूढ़े ने अपना स्वर ऊंचा करते हुए कहा। उसका हाथ कांप रहा था। मां खुश हुई कि वह बहुत गुस्सा है, पर उसे अंद्रेई का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। वह उसके बेटे के भाषण से मेल नहीं खाता था। वह चाहती थी कि उसके तर्क में गंभीरता और मर्यादा हो। उक्रेनी फिर बोलना आरंभ करने से पहले चुपचाप बूढ़े जज को देखता रहा। मतलब कि? उसने अपना माथा पोंछ कर गंभीर मुद्रा बनाते हुए कहा। मैं आपसे मतलब की बात क्यों करूं? इस वक्त आपके लिए जितना जानना जरूरी है वह सब मेरे साथी ने आपसे कह दिया है। बाकी जो है
वह दूसरे लोग अपनी बारी आने पर आपसे कहेंगे। बूढ़ा जज अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और चिल्लाया, बैठ जाओ। इसके बाद ग्रिगोरी समाइलो उक्रेनी अपने होठ भींचकर बड़े इत्मीनान से बैठ गया। समोइलो उठा और अपने घुघराले बाल पीछे को झटक कर उसके बगल में खड़ा हो गया। सरकारी वकील ने मेरे साथियों को जंगली कहा है, सभ्यता का दुश्मन कहा है। सिर्फ वही बातें कहो जिनका इस मुकाम सिर्फ वही बातें कहो जिनका इस मुकदमे से संबंध हो। मेरी बात का संबंध इस मुकदमे से है। ऐसी कोई बात है ही नहीं जिसमें ईमानदार लोगों की दिलचस्पी न हो। आप मेहरबानी करके मुझे बीच में मत टोकिए। मैं यह जानता हूं कि आखिर आप सभ्यता कहते किसे हैं। हम लोग यहां तुमसे शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं बैठे हैं। इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बूढ़े ने अपने दांत खोल कर कहा। अंद्रेई के व्यवहार से जजों के रवैये में एक परिवर्तन आ गया था। ऐसा मालूम होता था कि जैसे उन पर से कोई छिलका उतार लिया गया हो। उनके बेरंग चेहरों पर धब्बे से पड़ गए और उनकी आंखों में हरी हरी ठंडी चिंगारियां चमकने लगी। उन्हें पावेल का भाषण सुनकर झुंझलाहट तो हुई थी, पर उसके शब्दों में जो शक्ति थी उससे वे उसका सम्मान करने और दिखावे के लिए ही सही शांत तथा गंभीर बने रहने पर बाध्य हुए थे। उक्रेनी ने उनका ऊपरी आवरण चीर दिया था और उसके नीचे की वास्तविकता को सामने खोलकर रख दिया था। जज आपस में खानाफूसी कर रहे थे और मुंह बना बनाकर बड़े जोरों से हाथ हिला रहे थे। सहसा उनमें इतनी स्फूर्ति न जाने कहां से आ गई थी। आप लोगों को जासूस बनाते हैं, आप औरत और लड़कियों को भ्रष्ट करते हैं, आप मर्दों को चोर और हत्यारा बना देते हैं, आप उनकी आत्मा में वोदका का जहर घोलते हैं। लोगों के बीच सभी तरह के युद्ध, झूठ, व्यभिचार और बर्बरता, यही है आपकी सभ्यता। हम ऐसी सभ्यता के दुश्मन हैं। मैं तुमसे कहता हूं, बूढ़े ने चिल्लाकर कहा। पर समोइलो का भी चेहरा तमतमाया हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थी। उसने चीख कर उत्तर दिया, हम उस दूसरी सभ्यता का सम्मान और कदर करते हैं जिसका प्रचार करने वालों को आप जेलों में सड़ाते और पागल बना देते हैं। बैठ जाओ। अब फ्योदोर माजिन। छोटे कद वाला फ्योदोर माजिन उछलकर तीर की तरह सीधा खड़ा हो गया। मैं कसम खाकर कहता हूं, मैं जानता हूं कि आप लोगों ने मेरे लिए सजा पहले से तय कर ली है। उसने हाँफते हुए कहा। उसका चेहरा इतना पीला पड़ गया था कि बस उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूं कि आप मुझे चाहे जहां भी भेज दें, मैं वहां से भाग आऊंगा और अपना काम करता रहूंगा। जिंदगी भर यही काम करता रहूंगा। उसने एक हाथ ऊपर उठाया मानो शपथ ले रहा हो और बोला, मैं कसम खाकर कहता हूं। सिजो जोर से गुर्राया और अपनी जगह पर पहलू बदल कर बैठ गया। दर्शकों में उत्तेजना की एक लहर दौड़ गई और वे बड़े अर्थपूर्ण ढंग से अस्फुट स्वर में कुछ कहने लगे। किसी औरत ने सिसकी ली और किसी को खांसी का दौरा पड़ गया। संतरियों ने कैदियों को बुद्धुओं की तरह आश्चर्य से और श्रोताओं को क्रोध से देखा। जज अपनी कुर्सियों पर बैठे झूम रहे थे। इवान गुसेव, बूढ़े ने चिल्लाकर कहा, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। वासिली गुसेव, मैं भी कुछ नहीं कहना चाहता। फ्योदोर बुकिन, वह सफेद बीमार चेहरे वाला व्यक्ति बहुत अलसाता हुआ उठा। आप लोगों को अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। उसने अपना सिर हिलाते हुए धीरे धीरे कहना आरंभ किया, मैं बड़ा टेढ़ा आदमी हूं, लेकिन मैं तक इसको समझता हूं कि इंसाफ किस बात में है। उसने अपनी एक बांह सिर के ऊपर उठाई और चुप होकर अपनी आंखें इस प्रकार आधी मूंद लीं कि जैसे बहुत दूर किसी चीज को देख रहा हो। क्या मतलब है तुम्हारा? बूढ़े जज ने अपनी कुर्सी पीछे झुकाते हुए आश्चर्य और झुलाहट से चिल्लाकर कहा, बस रहने दीजिए। इतना कहकर बुकिन मुंह लटकाकर बैठ गया। उसके शब्दों में कोई अत्यंत महत्वपूर्ण बात छिपी हुई थी, कोई बहुत ही भोलेपन की बात जिसमें उदासी भी थी और भर्सना भी। सबने इस बात को अनुभव किया। जजों के भी कान खड़े हुए। ऐसा प्रतीत होता था कि वे उस प्रतिध्वनि की प्रतीक्षा में थे जो शायद बुकिन ने जो कुछ कहा था उससे अधिक स्पष्ट हो।
कमरे में चारों ओर जमी हुई बर्फ का सा सन्नाटा छाया हुआ था। बीच बीच में केवल किसी के रोने की दबी हुई आवाज से ही यह निस्तब्धता भंग हो जाती थी। आखिरकार सरकारी वकील अपने कंधे उचकाकर धीरे से हंसा। मार्शल ऑफ दी नोबेल्टी को खांसी आ गई और लोग खुसुर फुसुर करने लगे। अब क्या जज लोग बोलेंगे? मां ने सिजो के कान में कहा। सब कार्रवाई पूरी हो गई है, अब सिर्फ सजा सुनाना बाकी है। बस? हाँ बस। मां को विश्वास नहीं हुआ। समझ लो कि मां कुछ बेचैन होकर बेंच पर कसमसाई और उसने अपने कंधे तथा कोहनी से पेला गया को ठेल दिया। क्या मतलब? क्या मुकदमा खत्म हो गया? यह कैसे हो सकता है? उसने अपने पति से पूछा। क्यों नहीं हो सकता? अभी खुद ही देख लेना। हमारे ग्रीसा को क्या सजा देंगे? बातें मत करो। हर आदमी को इस बात का आभास था कि किसी बात का उल्लंघन किया जा रहा है, कोई गड़बड़ हो रही है, कोई चीज छूट रही है। लोगों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वे अपनी आंखें इस प्रकार झपका रहे थे मानो किसी ऐसी जलती हुई चीज का चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश देख रहे हों जिसकी रूपरेखा निर्धारित न की जा सकती हो, जिसका महत्व अस्पष्ट हो, पर जिसकी शक्ति अदम्य हो। चूंकि वे उस बहुत बड़ी बात को समझने में असमर्थ थे जिसका रहस्योद्घाटन सहसा उनके सामने हुआ था, इसलिए वे अपने दिल का सारा गुबार उन छोटी छोटी बातों पर बहस करके निकाल रहे थे जिन्हें वे समझते थे। सुनो, आखिर उन लोगों ने उन्हें अपनी बात पूरी तरह कहने क्यों नहीं दी? बुकिन के बड़े भाई ने साफ तौर से कहा। सरकारी वकील को तो उन्होंने जो उसके जी में आया कहने का पूरा मौका दिया। एक अफसर बेंचों के पास खड़ा लोगों के सिरों के ऊपर अपना हाथ हिला हिलाकर डांट कर कह रहा था, खामोश रहो, खामोश। समझ लो अपनी बीवी की पीठ के पीछे झुका हुआ उखड़े उखड़े वाक्य बोल रहा था। अच्छा, मान लिया कि कसूर था उनका, मगर उन्हें अपनी सफाई देने का मौका तो दिया जाना चाहिए था। वे किसके खिलाफ है? मैं तो बस यह जानना चाहता हूं। मेरे भी अपने हित हैं। उस अफसर ने समझ लो की तरफ उंगली उठाकर चेतावनी दी। सिजो उदास होकर अपना सिर हिलाने लगा। मां अपनी नजरें जजों पर जमाए रही और उसने देखा कि आपस में बातें करते हुए उनकी उत्तेजना बढ़ती ही जा रही थी। उनकी आवाज की सर्द और चिपचिपी ध्वनि उसके चेहरे का स्पर्श कर रही थी, जिसके कारण उसके गाल कांप रहे थे और उसके मुंह में एक अत्यंत बेहुदा और अरुचिकर स्वाद पैदा हो गया था। न जाने क्यों उसे ऐसा लगा कि वे उसके बेटे और उसके साथियों के शरीरों के बारे में, उनके जवानी से भरपूर अंगों और मांसपेशियों के बारे में बातें कर रहे थे, जिनकी नस नस में जवानी का खून और स्फूर्ति भरी हुई थी। ऐसे शरीरों को देखकर उनके हृदय में भिखारियों जैसी नीच ईर्ष्या और रोगियों तथा अशक्त लोगों जैसी अदम्य लोलुपता उत्पन्न होती थी। उनके मुंह में पानी भर आता था और वे चाहते थे कि उनके शरीर भी ऐसे ही होते, जो काम कर सकते और धन बटोर सकते, सुख का सृजन और भोग कर सकते। अब वे शरीर उनके दैनिक जीवन के क्षेत्र से हटाए जा रहे थे, उन्हें रद्द किया जा रहा था, जिसका अर्थ यह था कि अब उन पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता था, उनका शोषण नहीं किया जा सकता था, उनका उपयोग नहीं किया जा सकता था। और यही कारण था कि इन नौजवानों को देखकर उन बूढ़े जजों के हृदय में उन जीर्ण शीर्ण हिंसक पशुओं जैसा प्रतिशोधपूर्ण तीव्र क्रोध उत्पन्न होता था, जो अपने सामने ताजा शिकारी देखते थे पर उसे प्राप्त करने की शक्ति नहीं रखते थे। ऐसे पशु जिनमें अन्य पशुओं की शक्ति से अपना पेट भरने की क्षमता नहीं रह गई थी और जो अपनी तृप्ति के साधन को अपने हाथों से निकलता देखकर केवल गुर्रा कर कराह उठते थे। जजों को और ध्यान से देखने पर ऐसे विचित्र तथा बेतुके विचार उसके मस्तिष्क में और स्पष्ट रूप से धारण करते गए। उनमें उन क्षुधाग्रस्त पशुओं जैसी लोलुपता थी जो अपने जमाने में अच्छे से अच्छे शिकार का स्वाद ले चुके थे और साथ ही उन्हें अपनी बेबसी पर क्षोभ भी था, और वे अपनी इन भावनाओं को छुपाने का भी कोई प्रयत्न नहीं कर रहे थे। उसके लिए जो एक औरत थी
और एक माँ थी जिसे अपने बेटे का शरीर आत्मा से भी बढ़कर प्रिय था। यह देखना अत्यंत भयानक बात थी कि उन लोगों की नीरस आंखें उसके बेटे के चेहरे पर रेंगें, उसके सीने को, उसके कंधों को, उसकी बाहों को छुएं, जीवन से भरपूर उसके मांस से इस तरह रगड़ खाएं, मानो इस घर्षण से स्वयं उनकी गठियाई हुई नसों में बहते हुए खून और अशक्त मांसपेशियों में फिर से गर्मी आ जाएगी। इन नौजवानों को ध्यान से देखकर, जिन्हें वे सजा देने का निश्चय कर चुके थे और जिनके शरीरों से वे अपने आप को हमेशा के लिए वंचित करने जा रहे थे, उनके हृदय में जो लिप्सा और ईर्ष्या उत्पन्न हुई थी, उससे उनके शरीर में फिर कुछ जान पड़ गई थी। माँ कल्पना करने लगी कि पावेल को भी इस चिपचिपे अरुचिकर स्पर्श का आभास था और उसने उसे सिहार कर देखा। पावेल माँ को बड़े शांत भाव से और प्यार से देख रहा था। उसकी दृष्टि में किंचित शैथिल्य था। थोड़ी थोड़ी देर बाद वह भी माँ की ओर देखकर सिर हिला देता और मुस्कुरा देता। शीघ्र ही आ जाती। माँ ने उसकी मुस्कुराहट में ये शब्द पढ़े। अपने बेटे की मुस्कुराहट उसे ऐसी लग रही थी मानो वह उसे बड़े प्यार से सहला रही हो। इसी समय सब जज उठ खड़े हुए। माँ भी उठ खड़ी हुई। लो, वे चल दिए, सिजो ने कहा। सजा तय करने? माँ ने पूछा। हाँ। अब तक माँ के हृदय में जो तनाव था वह सहसा टूट गया और थकन के मारे उसे मूर्छा सी आने लगी। उसकी भौहें फड़कने लगीं और उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। उसके हृदय पर व्यथा और निराशा का एक बोझ सा गिरा और शीघ्र ही अदालत और जजों के प्रति तिरस्कार में बदल गया। माँ के सिर में पीड़ा हो रही थी। उसने अपने एक हाथ से माथा दबाया और ऊपर देखा। कैदियों के सगे संबंधी कटहरे के पास चले गए थे और अदालत का कमरा लोगों की बातचीत से गूंज रहा था। वह भी पावेल के पास चली गई और उसका हाथ पकड़कर रोने लगी। उसका हृदय व्यथा और हर्ष से आंदोलित हो उठा था। वह परस्पर विरोधी भावनाओं के जाल में फंसी हुई थी। पावेल बड़े प्यार से उससे बातें कर रहा था और यूक्रेनी हंसी मजाक कर रहा था। सभी औरतें रो रही थी, व्यथा के कारण इतना नहीं जितना आदत से मजबूर होकर। उन पर अनजाने में अचानक कोई मुसीबत का पहाड़ तो टूट नहीं पड़ा था, उन्हें केवल अपने बच्चों से मजबूर होकर बिछुड़ना पड़ रहा था और इसलिए वे उदास थी। पर दिन भर में उन्होंने जो कुछ देखा और सुना था, उससे उनकी यह व्यथा भी कम हो गई थी। माता पिता अपने बेटों को मिश्रित भावनाओं से देख रहे थे, जिसमें नौजवानों के प्रति अविश्वास और अपनों को श्रेष्ठ समझने की हमेशा से भावना ने विचित्र ढंग से घुल मिलकर एक ऐसी भावना का रूप धारण कर लिया था जो बहुत कुछ सम्मान की भावना से मिलती जुलती थी। अपने भावी जीवन के बारे में उनके हृदय में जो निराशापूर्ण विचार थे, वे आश्चर्य की उस भावना में दब गए जो इन नौजवानों ने उनके हृदय में उत्पन्न की थी, जो जीवन के एक दूसरे और बेहतर तरीके की संभावनाओं के बारे में इतना निडर होकर बोले थे। भावनाएं दब कर रह गई थीं क्योंकि लोग उन्हें व्यक्त करने में असमर्थ थे। शब्दों के भंडार लुटाए जा रहे थे, पर कपड़ों, उनकी धुलाई और स्वास्थ्य जैसी साधारण चीज़ों पर। बड़े बुकिन ने अपने छोटे भाई से बातें करते हुए हाथ हिलाकर कहा, इंसाफ बड़ी चीज़ है, बस और कुछ नहीं। मैना का ख्याल रखना, छोटे भाई ने उत्तर दिया। हाँ जरूर, सिजो ने अपने भतीजे की बाँह पकड़कर कहा। अच्छा फ्योदोर, तो तुम हम लोगों को छोड़कर जा रहे हो? फ्योदोर ने झुककर उसके कान में कुछ कहा और बहुत खुश होकर मुस्कुराने लगा। संतरी भी मुस्कुरा दिया, पर शीघ्र ही अपनी मुस्कुराहट रोककर गला साफ करने लगा। दूसरी औरत की तरह माँ भी अपने बेटे से कपड़ों और उसके स्वास्थ्य के बारे में बातें कर रही थी, पर वह उससे सासा के बारे में, अपने बारे में और स्वयं उसके बारे में हजारों सवाल पूछना चाहती थी। इन सब बातों के ऊपर अपने बेटे के प्रति असीम प्यार और उसे खुश करने की, उससे प्यार भरा व्यवहार करने की इच्छा छाई हुई थी। भावी आशंका धीरे धीरे गायब हो गई। केवल जजों को और मुकदमे की भयानक बात को याद करके वह खिन्न होकर काँप उठती थी। उसके हृदय में किसी अत्यंत उल्लासमय और ज्योतिर्मय वस्तु का वास हो गया था।
वह पूरी तरह तो नहीं समझ सकी कि वह क्या चीज थी, और उसने झिझकते झिझकते उसे स्वीकार कर लिया। उक्रेनी को दूसरे लोगों से बातें करते देखकर और यह अनुभव करके कि उसे पावेल से भी ज़्यादा किसी की ममता की ज़रूरत है, माँ उसकी तरफ मुड़ी। नहीं पसंद आया मुझे तुम्हारा यह मुकदमा, माँ ने कहा। क्यों माँ? उसने बड़ी कृतज्ञता से मुस्कुराते हुए पूछा। बड़ी पुरानी चक्की है, पिसती चली जा रही है। उससे किसी के दिल में डर पैदा नहीं हुआ और किसी को कुछ पता भी नहीं चला कौन सही है और कौन गलत। माँ ने रुक रुक कर कहा। ओहो, तो तुम यह चाहती थी? अंद्रेई ने आश्चर्य से कहा। तो तुम्हारा यह ख्याल था कि उन्हें सच्चाई का पता लगाने में दिलचस्पी है? मैं तो समझती थी कि मुकदमा बहुत भयानक होगा, माँ ने गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए कहा। जज आ रहे हैं। लोग जल्दी जल्दी जाकर अपनी जगहों पर बैठ गए। बड़ा जज एक हाथ मेज पर टिकाए और दूसरे में एक कागज अपनी आंखों के सामने किए आगे को झुके हुए खड़ा था। उसने भौरे की तरह भनभनाती हुई बारीक आवाज में पढ़ना शुरू किया। सजा सुना रहे हैं, सिजो ने आगे झुककर ध्यान से सुनते हुए कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सब लोग बूढ़े पर नजरें जमाए खड़े थे। वह छोटा सा दुबला पतला आदमी सीधा तान कर खड़ा हुआ। ऐसा प्रतीत होता था जैसे किसी का अदृश्य हाथ एक डंडा उठाए हो। दूसरे जज भी खड़े हो गए। जिलाधीश एक तरफ को सिर झुकाए छत पर अपनी नजरें जमाए हुए थे। मेयर अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए था और मार्शल ऑफ द नोबिलिटी अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहा था। वह बीमार सूरत वाला जज, उसका तो दियल साथी और सरकारी वकील सब कैदियों को घूर रहे थे। जजों के पीछे जार तस्वीर के चौखटे में से नीचे घुरकर देख रहा था। वह बड़ी तड़क भड़क वाला लाल वर्दी पहने हुए था और उसके चेहरे पर उदासीनता का भाव था, और इस समय उसके चेहरे पर एक मक्खी रेंग रही थी। निर्वासन, सिजो ने बड़े संतोष की सांस लेकर कहा। चलो, शुक्र है फैसला तो हो गया। मैं तो डर रहा था कि कठोर परिश्रम के साथ निर्वासन की सजा होगी। माँ, यह बेहतर है। मैं तो पहले से ही जानती थी कि यही होगा, माँ ने थके हुए स्वर में कहा। खैर, अब तो यकीन हो गया। उनका कुछ ठीक नहीं, न जाने क्या कर देते। उसने मुड़कर कैदियों की तरफ देखा जिन्हें बाहर लाया जा रहा था। विदा फ्योदोर, उसने चिल्लाकर कहा, और तुम सब बाकी लोगों को भी। भगवान तुम्हें सुखी रखे। माँ ने चुपचाप अपने बेटे और दूसरे लोगों की तरफ देखकर सिर हिलाया। वह रोना चाहती थी, पर ऐसा करते उसे शर्म आती थी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास माँ के भाग 55 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। मित्रों, रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए विश्व प्रसिद्ध उपन्यास माँ के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।